Hello and welcome to हटके गुरुकुल. You are watching क्रैश कोर्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. माई सेल्फ रत्नेश ओझा. और आज का चैप्टर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन. क्या पढ़ने वाला है हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. सो फटाफट से चैप्टर शुरू करते हैं. ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर है ना प्रेशर है, तभी तो यहाँ पे हो. चलिए. सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज़ है? कोई वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद आपको पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हो जाएगा. ऑल्सो एग्जाम से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले प्रोडक्शन तो सबको पता क्या होता है. प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना गुड्स, है ना, पैदावार को प्रोडक्शन बोलते हैं. फंक्शन क्या होता है ये पहले समझ लो यार. ये समझ में आ गया ना तो आधा काम तो चैप्टर का वैसे ही हो जाएगा. अगर हम लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये साइंस वाले लोगों ने देखा होगा, मैथ्स वाले लोगों ने भी देखा होगा, बट जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर जिनका मैथ्स नहीं है वो एक बार समझ लो ध्यान से. x क्या होता है? x होता है इनपुट. क्या होता है? इनपुट. और y क्या होता है? आउटपुट. ठीक है. अब इसको डिटेल में समझना क्या होता है. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है. अब इसमें अगर आप मिल्क डालते हो, क्या डालते हो? मिल्क. तो बाहर निकल के आ रहा है चॉकलेट. बाहर क्या निकल के आ रहा है? चॉकलेट. वाह, कमाल का मशीन है. किसको किसको चाहिए? है चाहिए? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल मिल जाएगा. सो अगर आप मिल्क डालते हो, बाहर निकल के चॉकलेट आता है, तो मिल्क आपका इनपुट है. मिल्क क्या है? इनपुट है. और चॉकलेट क्या है आपका? आउटपुट है. और इस मशीन का फंक्शन क्या है कि ये मिल्क को चॉकलेट में चेंज कर देता है. बड़ा कमाल का मशीन है, ये फंक्शन है इसका. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि चॉकलेट इज अ फंक्शन ऑफ मिल्क. ये बात हम कह सकते हैं. ये इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है. उसी तरीके से फंक्शन होता है. कोई भी फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, उसका एक अपना इनपुट होगा और आउटपुट में चेंज होगा. कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ये बात समझ में आया? व्हाट इज फंक्शन? बिल्कुल क्लियर है. चलो अब चलते हैं. अब इस बात को समझो. जैसे वो हमने समझा कि चॉकलेट जो है इज अ फंक्शन ऑफ मिल्क, उसी तरह से प्रोडक्शन भी तो किसी चीज का फंक्शन है. तो किस चीज का फंक्शन है? क्या है इनपुट प्रोडक्शन के अंदर? कैसे प्रोडक्शन होता है? तो इनपुट इसका है लेबर, कैपिटल एंड लैंड. आपने पढ़ा होगा लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. सो अगर आप लैंड आपको चाहिए, लैंड नहीं होगा तो आप कहाँ पे सेटअप करोगे प्रोडक्शन यूनिट? हवा में तो सेटअप नहीं कर सकते हो. आपको लेबर चाहिए और आपको कैपिटल चाहिए. ठीक है. सो इसको फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग हम 2 फैक्टर्स देख रहे हैं. एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल. के फॉर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या? मनी. मनी तो मनी होगा तभी तो लैंड आएगा. सो लेबर एंड कैपिटल. सो अगर हम लेबर एंड कैपिटल वाले इनपुट को डालेंगे तो प्रोडक्शन निकल के बाहर आएगा और इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. ये क्लियर हो गया? अब ये इनपुट क्लियर होगा. अब इसमें 2 बातें और समझ लो इस चैप्टर को समझने के लिए. आपने सुना होगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये 2 टाइम पीरियड है प्रोडक्शन के. ठीक है. शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल है. यानी फिक्स्ड है, इनको आप बदल नहीं सकते हो. कुछ फैक्टर्स क्या है? फिक्स्ड है और कुछ क्या है? वेरिएबल है. दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? इसी इनपुट को बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसके अंदर मेरे भाई सब वेरिएबल है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. ये तो हो गया बुकिश बात. अब इसको एक इजी एग्जांपल लेके ना एकदम दिमाग में उतार देते हैं, जल की तरह इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं. ठीक है. तो देखते क्या है ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. ये आई विल टेक वन एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल फॉर यू ऑल, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल. अब समझो. सपोज करो ये एक रेस्टोरेंट किचन है. क्या? एक रेस्टोरेंट का किचन है. RK रेस्टोरेंट, यू नो, खाने वाला प्लेस. उसके किचन में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है भाई? बोलो सर हम लोग तो गए नहीं कभी, बट अंदाजा तो लगा सकते हो. माइक्रो ओवन होगा कि नहीं होगा खाना गर्म करने के लिए. उसके बाद क्या होगा? फ्रिज होगा. फ्रिज के अलावा क्या होगा? डीप फ्रिज भी होता है रेस्टोरेंट में, होता है कि नहीं किचन में. उसके बाद क्या होगा? स्टव होगा जिसके ऊपर खाना बनेगा. ऐसे करके स्टव होगा. फिर और भी किचन अप्लायंसेस होंगे, बहुत सारे बर्तन वगैरह सब कुछ होगा. ये वहां पे रेस्टोरेंट के किचन में अवेलेबल है. अब ये प्रोडक्शन सेंटर, इसलिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया. बहुत सिंपल प्रोडक्शन में आपको समझ में आ जाएगा. अब इस रेस्टोरेंट में जब खाना बनता है तो बाहर से रॉ मटेरियल आता है. क्या क्या रॉ मटेरियल आता है? अब डिपेंड करता है किस चीज़ का रेस्टोरेंट है. लेट्स कॉल इट मिल्क आता होगा,
पनीर बनता है तो पनीर आता होगा, मशरूम बनता है तो मशरूम आता होगा, मैगी आता होगा। हाँ बताते जाओ लिस्ट मन में। हाँ और भी लिस्ट आ रहा है, भूख भी लग रहा हो किसी किसी को, ठीक है। सो ये बहुत सारे आइटम्स आते हैं जिनसे यहाँ पे खाना बनता है। अब आप समझना, क्या बस रॉ मटेरियल से खाना बन जाएगा? अगर ये ना रहे तो खाना बनेगा कहाँ? हवा पे नहीं बन पाएगा। क्या बस इनसे खाना बन जाएगा बिना इसके? नहीं बन पाएगा यार। ये तो फिर क्या मतलब बनता है जब गैस है और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो क्या ये दोनों मिला के, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन हो रहा है। अब इन दोनों में एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है? ये फिक्स्ड है। इसको आप रोज थोड़ी ना बदल सकते हो यार। तुम रोज नया फ्रिज लेके आओगे क्या रेस्टोरेंट में? रोज तुम किचन अप्लायंस लेके आओगे? रोज तुम माइक्रोवेव लेके आओगे? नहीं। ये वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपने इसको खरीदा और ये आप डेली लेके आओगे डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर। अगर आपका रेस्टोरेंट अच्छा है तो कुछ लोग बोल रहे होंगे वीकली भी लेके आ सकते हैं सर, सड़ा हुआ खिलाने का मन है तो, ठीक है। बट क्या करेंगे, डेली लेके आप आओगे। तो ये वेरिएबल है और ये क्या है? फिक्स्ड है। समझ में आया? ये फिक्स्ड और ये क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अब मैं बात करता हूं 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब आपका रेस्टोरेंट चलने लगा, क्या आप इसको बदल नहीं सकते हो? क्या ये परमानेंट हो गया? नहीं। लंबे समय में क्या होगा, इसको आप चेंज कर सकते हो। आपका किचन ही बड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा किचन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और ज्यादा अप्लायंसेस उसके अंदर आ जाएंगे। सो अगर मैं लंबे समय की बात करता हूं, लॉन्ग रन की बात करता हूं, तो ये भी फिक्स्ड नहीं है। सारे के सारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है। यही मतलब है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें सारे के सारे वेरिएबल है और आप कुछ को भी बदल सकते हो। मेरे ख्याल से यू आर वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर्स, तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, आर दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो फिक्स्ड वेरिएबल जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ ही वेरिएबल होता है। क्लियर है? तो 2 बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो ये चैप्टर अब आपके लिए बन जाएगा पीस ऑफ केक, इजी। ये समझ में आ गया कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लियर है इनपुट से सर। और 2 बातें समझ में आ गई, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। तो अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है, हम देखेंगे कि प्रोडक्शन को होता क्या, किस तरह से प्रोडक्शन बिहेव करता है। तो वील गो थ्रू 2-3 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट दिस। व्हाट इज टीपी, ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, एंड व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है ये समझना। टोटल प्रोडक्ट का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट, जितना एक फर्म टोटल प्रोडक्शन कर रहा है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको आप बोलते हो टीपी, टोटल प्रोडक्ट। सपोज करो कि एक फर्म ने 10 लेबर लगाए, ठीक है। अभी एक शेड्यूल पे हम लोग जाएंगे तो बेटर समझ में आ गया, अभी आप ब्रीफ में समझ लो। टोटल प्रोडक्ट का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब, मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। सो इसको बोलते हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। किसके अंदर चेंज, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विथ 1 यूनिट इंक्रीज, 1 यूनिट इंक्रीज इन इनपुट। समझ में आया? क्या इनपुट है यहाँ पे, यहाँ पे लेबर इनपुट है। तो अगर एक लेबर हम बढ़ाते हैं तो मेरा प्रोडक्शन कितना वैरी करेगा, इसको आप बोलोगे मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आया? सो ये टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब अगर आप एक लेबर बढ़ाते हो तो देखो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड का मतलब ही चेंज होता है। चाहे मार्जिनल कॉस्ट ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी ले लो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। सो चेंज इन मार्जिनल, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विथ 1 यूनिट इंक्रीज इन लेबर। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ये तो आपको पता ही है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब एक यूनिट लेबर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे इनपुट क्या है ये हम लोग चेक करेंगे, एक बार टेबल के थ्रू हम लोग बेटर वे में समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द टेबल। ये है टेबल, देखो। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द प्रोडक्शन। आई होप द टेबल इज विजिबल टू यू, या इट्स विजिबल। तो ये देखो, ये फिक्स फैक्टर्स है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शॉर्ट रन। तो फिक्स फैक्टर्स है, इनको चेंज नहीं करेंगे। 1 1 1 1 1 1 1, लेट्स कॉल इट 1 एकड़ ऑफ लैंड है। क्या है, 1 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल फैक्टर लेबर है, बढ़ते जा रहा है। पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके 10 यूनिट्स तक बढ़ा है। ये टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्शन कितना था, 0 तो 0 था। 1 आया तो लेट्स कॉल इट 3 यूनिट्स हुआ। अब जब 2 आए, 2 लेबर आए, तो आइडियली तो एक लेबर अगर 3 यूनिट प्रोड्यूस करे तो 2 6 करेगा, ऐसा होना चाहिए था। बट कितना कर रहा है, 7 कर रहा है। वाई दिस,
ये समझना यार, तुमको समझ में आ जाएगी क्या है प्रोडक्शन फंक्शन। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अब आप ये एग्जांपल देखो, यहां पे मेरे ख्याल से विजिबल होगी, एक फार्म है, ये फार्म का एग्जांपल ले रहे हम लोग। जब एक लेबर था उसको ही सब कुछ करना पड़ता था, उसको ही प्लॉइंग करना था, उसको ही पानी पटाना था खेतों में, उसको ही पेस्टिसाइड्स डालना था, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब अगर 2 लेबर आ गए मान लो, तो इसका काम तो आसान हो जाएगा ना, ये इधर से पटाएगा और ये इधर से पटाएगा। या फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग डिवीजन ऑफ लेबर भी कर सकते हैं कि यार देखो पानी पटाना तुम्हारा काम और पेस्टिसाइड डालना मेरा काम। इससे क्या होगा ना, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो ये जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज करेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या, देखो ये मार्जिनल क्या चेंज है, पहले 3 यूनिट बढ़ेगा और फिर 4 यूनिट बढ़ेगा, फिर इसी स्टेज में देखो 12 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट बढ़ गया। सो ये जो स्टेज 1 है जिसको आप बोल रहे हो स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। मतलब हम जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते जा रहा है, पहले 3 यूनिट इंक्रीज हो गया रिटर्न, फिर 4 यूनिट और फिर 5 यूनिट, इसको बोलते हैं स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन। समझ में, इन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और लेबर बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। अब एक और लेबर बढ़ाया गया, 4th लेबर लेके आया गया, प्रोडक्शन वापस से इंक्रीज हुआ। मगर अब एक चीज नोटिस करो, यहां पे क्या हुआ, पहले इंक्रीजिंग था, यहां पे घट गया, डिक्रीजिंग रेट पे हुआ इंक्रीज, इंक्रीमेंटल है, ये भी इंक्रीजिंग स्टेज है। देखो 16, फिर 19, फिर 21, फिर 22, यहां पे बढ़ रहा है, बट किस रेट पे बढ़ रहा है, पहले 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट और फिर 1 यूनिट, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। देखो डिवीजन ऑफ लेबर और एफिशिएंसी का भी एक लिमिट होता है। आपको मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक स्टोव है घर में क्या एक ही स्टोव है और चाय बनाना है, और अगर आप मान लो 2 कुक लगा दो चाय बनाने में, 3 कुक लगा दो चाय बनाने में, तो क्या होगा, बात ज्यादा होगा और काम कम होगा। एक लेवल तक इनपुट्स जो है एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो एफिशिएंसी घटना स्टार्ट कर जाता है। इसीलिए यहां पे प्रोडक्शन भले बढ़ रहा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग, बट वो किस रेट पे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे। हम रीजंस भी देखेंगे इसी क्लास में, विल सी द रीजंस आल्सो इन डिटेल। लास्ट जो स्टेज है उसमें क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न हो जाता है, प्रोडक्शन घट जाता है। आप ऐसे समझ लो यहाँ 10 लोग आ गए, अब ये लोग काम कम कर रहे हैं और बात ज्यादा की, यार शाम में क्या किया जाएगा, शाम में क्या प्लानिंग है, और सब बताओ, घर में सब बढ़िया है, सब क्या हाल है, ऑल दिस इज हैपनिंग हियर। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, दूसरा स्टेज है डिक्रीजिंग रिटर्न्स का, और तीसरा स्टेज है नेगेटिव रिटर्न्स का। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेज में टीपी बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में भी टीपी बढ़ रहा है, और थर्ड स्टेज में टीपी फॉल हो रहा है। बट एमपी को क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में एमपी राइज कर रहा है, एमपी क्या चेंज इन टीपी है, तो आप कह सकते हो एमपी पहले बढ़ रहा है इस तरह से, फिर एमपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और लास्ट में क्या हो जा रहा है, एमपी नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव चला जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे तो आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको वही ग्राफ एग्जाम में बना के आना। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक द ग्राफ देन दिस शेड्यूल। ओके, सो आते हैं हम लोग, ये 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। लेट अस लुक एट दिस 3 स्टेजेस। पहला स्टेज क्या है, टीपी इज इंक्रीजिंग, यू कैन लुक एट दिस स्टेज, टीपी इज इंक्रीजिंग, दैट इज फ्रॉम 0 to 3 यूनिट्स, और इस स्टेज में एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एमपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट इसी स्टेज 1 में ही, स्टेज 1 के अंदर ही आपका जो ट्रांजिशन फेज है वो शुरू हो जाता है, और जो एमपी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, और जो टीपी है वो बढ़ता तो है, इट इज राइजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। आउटपुट 3 to 8 आप देखोगे डिक्रीजिंग रेट पे जाएगा। फिर टीपी जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो एमपी क्या है, 0, और उसके बाद एमपी नेगेटिव एंड टीपी फॉल्स, ये तीसरा स्टेज। सो स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, स्टेज 2 डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। जो फैक्टर से वो नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर रहे हैं। लेट्स रीड दिस। फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, यही आपको एग्जाम में लिखना है, तीनों स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अगर आपसे पूछता है तो, ठीक है। एपीपी एंड एमपीपी राइजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट रीच गया एन पे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो आपसे ये पार्ट पार्ट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बताओ, और लॉ ऑफ ये जो तीसरा नेगेटिव रिटर्न भी आप बता सकते हो, ठीक है। सो टीपीपी सेकंड स्टेज में आपको समझ में आ गया क्या होगा, बढ़ेगा बट डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। अब एक बात ना मैं आपको समझाना चाहता हूं प्लीज,
लेट्स अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द ग्राफ। किसी ग्राफ का शेप कैसा होता है? देखो यार, कोई भी चीज अगर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा ना, तो वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा। कैसे होगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये इकोनॉमिक्स में ग्राफ का साइंस है। उसके बाद अगर वो डिक्रीजिंग रेट पे होगा ना, तो वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कैसे होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और फिर जब वो फॉल करेगा ना, जब वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉल करेगा। इसीलिए टीपी का शेप ऐसा होता है। ध्यान देना, ये जो स्टेज बता रहा ना, यहाँ पे देखो कॉनकेव है ग्राफ। कॉनकेव का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, ये इंक्रीजिंग रेट पे। और यहाँ पे क्या है ग्राफ? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है? फॉल कर जा रहा है। तो ये है टोटल प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस। ठीक है, इसके नीचे मैं आपको एमपी बना के दिखा देता हूँ। एमपी स्टार्टिंग में क्या होगा? राइज करेगा ऑब्वियसली। फिर उसके नीचे स्टेज 1 में क्या होगा? राइज करेगा। स्टेज 2 में क्या होगा? फॉल करेगा एमपी। और स्टेज 3 में क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। आपको ये डायग्राम बना के आना है, यू विल गेट फुल मार्क्स। दीज आर दीज 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से तीनों स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 3 स्टेजेस है सर। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेट मी कम टू दिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो पूछा जाता है अलग से। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? देखो, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी, देन क्या होता है? एमपी विल इंक्रीज। पहले एमपी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। देन इट विल फॉल। फिर वो क्या होगा? फॉल करेगा। एंड देन इट विल बिकम नेगेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यही लॉ हमें पढ़ना था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दैट वी हैव टू रीड। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को हम देख लेते हैं। जनरली आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू कवर अप टुडे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है यार लॉ के? देख लो, ओनली वन फैक्टर इज मेड वेरिएबल। बस एक ही फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट रखे गए। क्योंकि आप सबको बदल दोगे तो फिर आप ये स्टडी नहीं कर पाओगे। दूसरा, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। जितने भी लेबर्स है वो इक्वली एफिशिएंट है। क्योंकि देखो, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हो सकता है लेबर ए जो है लेबर बी से ज्यादा काम करने वाला हो, बट यहां पे अज्यूम किया गया कि जितने भी लेबर्स उनका एफिशिएंसी क्या है? इक्वल है। एंड थर्ड इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बदलता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब एक बात हम लोग यहाँ पे और कवर अप कर लेते हैं कि जब हमने कहा कि शॉर्ट रन में हम लोग बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे जो पूछा जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो ये शेप याद रखना प्लीज टीपी का, क्योंकि जब हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे तो ये शेप बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, कि ये क्यों टीपी इस शेप का होता है? वाई इज टीपी एस शेप्ड? क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट में, तो कॉन्केव टू द ओरिजिन है। फिर ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और फिर ये क्या कर रहा है? फॉल कर जा रहा है। लॉन्ग रन की बात अगर करते हैं तो लॉन्ग रन में आप बस ब्रीफ में इतना समझ लो इन द क्रैश कोर्स कि लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल होता है। क्या होता है? रिटर्न्स टू स्केल होता है, ना कि रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। एक बार हम रिटर्न्स टू स्केल देख लेते हैं, बट आई एम टेलिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर शॉर्ट रन, ना कि लॉन्ग रन। सो एक बार हम लोग लॉन्ग रन देख लेते हैं। विल जस्ट लुक एट द लॉन्ग रन वंस। सो आई विल टेक आउट द स्लाइड्स फॉर यू टू शो व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक बार कॉजेस कर लेते हैं। सॉरी, आई मिस द कॉजेस। क्यों वेरिएबल फैक्टर्स ऐसा होता है? वी आर गोइंग टू डू द कॉजेस। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। ये 3 रीजन है। सबसे पहला, बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में इंप्रूवमेंट आ जाता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखो, शुरू में जब आपका 1 एकड़ लैंड था वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जाते हो वो अच्छे से यूटिलाइज होना शुरू होता है। और तीसरा बात है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमने बोला था कि लेबर का डिवीजन हो जाता है, इसलिए आपका ये प्रोडक्शन जो है बेटर वे में इंक्रीज करता है। ठीक है, नाउ विल कम टू कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या होता है? ओवर यूटिलाइजेशन। आपने ज्यादा यूटिलाइज कर लिया फिक्स फैक्टर्स को। 1 एकड़ लैंड है, उसमें 3 लोगों को करना था, आपने 4 लोगों को डाल दिया। जो एग्जांपल मैंने दिया था किचन वाला कि 1 कप चाय बनाने के लिए 4 कुक थोड़ी ना चाहिए। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट एबिलिटी, ये पॉइंट हम थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट एबिलिटी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर अप टू सर्टेन लिमिट. More labor can be used in place of machinery, but beyond certain stage this is not possible. Limit of ideal factor ratio is crossed. मतलब कहने का ये है कि एक चाय बनाने वाला पे, एक केटल पे, एक कुक काफ़ी, ये आइडियल रेशियो है.
आप एक केटल पे 2 लोगों को लगा दोगे या फिर एक स्टोव पे 2 लोगों को लगा दोगे तो ये आइडियल रेशियो आप ब्रेक कर रहे हो। तो जो फिक्स्ड और वेरिएबल का आइडियल कॉम्बिनेशन है वो आप ब्रेक कर देते हैं। कॉम्बिनेशन होता है ना कि 1 एकड़ लैंड में 4 फार्मर्स, अब 1 एकड़ में आपने आइडियल कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में? लैक एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, मेंबर्स ऑफ वर्कर बिकम टू एक्सेसिव रिलेटिव टू फिक्स फैक्टर सो दैट दे ऑब्स्ट्रक्ट ईच अदर एंड द टोटल आउटपुट फॉल्स। मैंने बोला ना वो लोग बात करना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम लोग एक लास्ट इसमें पार्ट है जो ये कर लेते हैं। लॉन्ग रन में देखो यार, ये 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके अंदर अलग ही कहानी होता है। आप एक बार इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओनली हैव टू सी दिस शेड्यूल, दैट्स इट। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। सो यहां पे देखो दोनों वेरी कर रहा है, लैंड भी वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टर लेबर भी वेरी कर रहा है 2 4 6 8। तो क्या होता है देखते हैं। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका 3 7 12 इंक्रीजिंग रेट पे। किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा बट कांस्टेंट रेट पे। किस रेट पे बढ़ेगा? प्लीज लुक एट दिस, कांस्टेंट रेट 6 6 6, यहां पे इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट। उसके बाद आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट में। इतना याद रखना कि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन का बढ़ना तय है, क्योंकि क्या है भाई, दोनों आप बदल रहे हो ना। आप लैंड को 1 एकड़ से 2 एकड़ कर दे रहे हो, 3 एकड़ कर दे रहे हो। फर्क इतना है कि स्टार्टिंग में आपका ये जो है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड देन इज योर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग रन। तो मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर में 2-4 चीजें जाननी जरूरी है। व्हाट इज शॉर्ट रन, व्हाट इज लॉन्ग रन, व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर, व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और टीपी का शेप कैसा होता है। और लास्ट टॉपिक हम लोग कर लेते हैं टीपी और एमपी का रिलेशन, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? टीपी और एमपी का रिलेशन। उसके बाद हो जाएगा चैप्टर का समापन। चला इंसर्ट स्लाइड। टीपी और एमपी का रिलेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो यार और शेयर पक्का करना। ठीक है, सो टीपी और एमपी का रिलेशन बहुत सिंपल है, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया। देखो पहले ये इस तरह से हो रहा है, ये है टीपी का आपका शेप। पहले आप कॉनकेव बनाना, फिर आप कॉन्वेक्स बनाना। और एमपी क्या है आपका, स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा फिर ऐसे घटेगा। तो बहुत ईजी रिलेशन बनाना। जो 3 स्टेज है वही 3 रिलेशन है। जब टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे तो एमपी राइज करेगा, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे तो एमपी फॉल करेगा बट पॉजिटिव रहेगा। एंड लास्ट स्टेज है जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 है। एंड लास्ट स्टेज क्या होगा, जब टीपी फॉल करेगा एमपी जब नेगेटिव है। समझ में आया? यही स्टेजेस से आपको ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही क्लियर होगा। इट वाज हेल्पफुल फॉर एग्जाम पर्पस। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, इसीलिए मोस्ट रेलेवेंट पार्ट है उसको ही डिस्कस करा हम लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डिस्कसिंग कॉस्ट और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर बिहेवियर का पूरा समझना है तो 5 पार्ट्स में वीडियो है। सो प्लीज वॉच इट एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।